हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट पेपर वन के हिंदी माध्यम के क्लास में। अभी तक हमने 3 यूनिट समाप्त किए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। चौथा यूनिट हमारा हायर एजुकेशन है। 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरा क्लास है। तो यूजीसी नेट पहला जो पेपर है उसको हिंदी माध्यम के बच्चे कैसे साथी कैसे पास करें, उसको ध्यान में रख के हम ये सारा कंटेंट बना रहे हैं, ये सारा वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम आयुष है, मैं पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं भी हिंदी माध्यम से ही किया हूँ, तो जो मुझे गैप दिखे हैं उसके आधार पे हम ये सारा कुछ तैयार करके आपके सामने लेके आ रहे हैं, या कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपको मदद मिले। 40 के आसपास क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट पेपर में सही करते हैं तो जेआरएफ नेट आपको आसानी से मिल जाती है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम ये शुरू करते हैं, और पिछले कुछ समय से हम ये वीडियो बनाते भी आ रहे हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ आपके बौद्धिकता में, कुछ आपके कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने का बस सिंपल सा तरीका है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। कुछ अच्छा लगे, कुछ सजेशन हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं जो मुझे और क्या इम्प्रूव करना है उस पर भी हम पहल कर सके। क्योंकि ये पहली इनिशिएटिव मेरी है, तो कई चीजें हो सकती है कि और अच्छी करने की आवश्यकता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने डीसी है ना, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के बारे में हमने चर्चा किया था। आज जो है हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस के बारे में चर्चा करते हैं। ये सारी संस्थान जो है साथियों, इससे सवाल आते रहे हैं। एक तो सवाल हर एक पेपर में इससे देखने को मिला है। हायर एजुकेशन में जो 5 सवाल आते हैं उसमें से एक दो सवाल यहाँ से भी आते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको सुनना है, और जो भी हम हाईलाइट करेंगे उसको आपको गंभीरता से समझना है, क्योंकि सवाल वहीं से रहेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन ओपन स्कूलिंग भारत के एक प्रमुख ओपन स्कूलिंग संस्थान है, जिसे पहले नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब जो है नेशनल, पहले इसको क्या बोला जाता था, नेशनल ओपन स्कूल। अब क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी इंस्टीट्यूट जो है ये सब जोड़ दिया गया है। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। अब 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदली आई है। एक बार 1968, दूसरी बार 1986, जो बदल फिर उसके बाद उसको 1952 में संशोधन किया गया था। अभी 2020, 2020 के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, कौन थे, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। कौन थे अध्यक्ष, कमेंट में आपको बताना है, हम अगले क्लास में बता देंगे आपको। तो 1986 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ने की थी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एनआईओएस, का उद्देश्य उन विद्यालयों को शिक्षा प्रदान करना है जो औपचारिक स्कूल प्रणाली से बाहर रह जाते हैं। यानी क्या है कि मतलब सिंपल समझिए कि बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। यह ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षा के साथ साथ जीवनोपयोगी जीवनोपयोगी सामुदायिक उन्मुख पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। पिछले क्लास में हमने देखा क्या कि जो कॉलेज होता है वो डिस्टेंस माध्यम से होता है, जहाँ पे इग्नू जैसे संस्थानों के बारे में हमने चर्चा की कि जब आप कॉलेज लेवल की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से उसकी एक अलग कोर्स भारत सरकार ने क्रिएट किया है 1985 में, इग्नू की स्थापना करके। उससे पहले भी कई सारी संस्थानों को डिस्टेंस लर्निंग के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन सिर्फ वो कॉलेज के लिए था, हायर एजुकेशन के लिए था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि स्कूल, मतलब अब एक स्कूल में ये था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कई तरीके की चुनौतियां होती है। एक दो तो मेरे सामने ही, मतलब मेरी नज़रों में ही है, जिन्होंने ओपन स्कूलिंग करके ही आज अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। तो स्कूलिंग के लिए भी उन्होंने एक संस्था बनाई जो 1986 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई, जो उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय कही जाती थी।
और इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 9th 10th और 11th 12th की जो शिक्षा है वो ओपन लर्निंग के थ्रू इसमें दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनआईओएस की स्थापना 1989 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुआ। ठीक है, स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस। और इसकी स्थापना एक्चुअल में कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, आपको ये दोनों नंबर याद रखना है। यह ओपन डिस्टेंस लर्निंग की, ठीक है, सेकेंडरी 10th और सीनियर सेकेंडरी 12th की स्तरीय हमने चर्चा कर चुके हैं ऊपर। एनआईओएस को सरकार द्वारा परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने का अधिकार प्राप्त है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है। बस यही एक सवाल बन सकता है यहाँ से कि ओपन स्कूलिंग जो है वो किस रजिस्ट्रेशन एक्ट से जो है वो पंजीकृत है ना। और इससे एक और है, 1860 से एक और है जो हमको आगे आपको चर्चा करके हम बताएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है जो हमने ऊपर देखा है कि लचीला सुलभ शिक्षा, सार्वभौमिकता यानी सबके पास शिक्षा पहुंच पाए, शैक्षणिक जरूरतें पूरी हो, आजीवन आजीवन शिक्षा मतलब को बढ़ावा दिया। यानी कि एक होता है ना कि जब किसी परिस्थिति में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर वो एक उम्र के बाद 30 35 के बाद वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई कि भाई आप स्कूल ना जाएं लेकिन आप डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप अपनी डिग्री को पूरा कर लें। तो एक बहुत बड़ा पहल हुआ क्योंकि ये गैप बन जा रहा था कि जो व्यक्ति बचपन में नहीं पढ़ पाए तो फिर स्कूल तो नहीं जा पाएंगे ना, 10th कैसे करेंगे। तो फिर उनके लिए ओपन की व्यवस्था की गई, औपचारिक शिक्षा से बाहर रहकर लोगों तक पहुंच। ठीक है, अब देखिए ओपन बेसिक स्कूल प्रमुख कार्य क्या है? कक्षा 3 5 8 के समकक्ष है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, सीनियर सेकेंडरी, है ना, वरिष्ठ नहीं हुआ यहाँ पे। ये देखिए यही होता है कि आप अगर किसी से अनुवाद करते हैं ना तो बड़ा अ, समस्या हो जाती है। सीनियर सेकेंडरी को वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा नहीं कह सकते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा कहते हैं ना। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा और यूजीसी क्या करती है? इसी तरीके की गलतियां करती है ना। वहाँ पे आप एग्जाम अगर आप देते हैं यूजीसी का तो 4 5 सवाल आपको दिखेगा कि हिंदी का मतलब कुछ और है, अंग्रेजी का कुछ मतलब और है। और वहीं पे हम लोग जो है जो प्रश्न गलती कर देते हैं जिससे कि हमारी जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं आती है। व्यवसायिक शिक्षा, जीवन समृद्ध कार्यक्रम, है ना। तो अब जो है कार्य देख लेते हैं। बस वही मोटा मोटी बात है जो हमने ऊपर चर्चा किया है कि बच्चे किशोर वयस्क के लिए शिक्षा उपलब्ध होता है। जरूरत के अनुसार लचीले कोर्स डिजाइन करना, शिक्षार्थियों के लिए स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम विकसित करना, अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से ओडीएल प्रणाली की मजबूत करना, संस्थाओं को मान्यता देना, इस तरीके की चीजें हैं। लक्षित समूह क्या है? ग्रामीण और शहरी, गरीबी, वंचित और पिछड़े वर्ग, स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थी, है ना, ड्रॉप आउट जो हो चुके हैं उनको उनको कैसे जोड़ा जाए, रोजगार और कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग, अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक है, अब जो है इसमें ये जो है एनआईओएस जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को, सीओएल, है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ सहयोग करता है। यह शिक्षा को फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और स्किल ओरिएंटेड बनाने पर जोर देता है। एनआईओएस भारत का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम माना जाता है। इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हमने ऊपर देखा है वही बस आपको याद रखना है। देखिए जितने भी कंटेंट आपको हम दे रहे हैं बड़ा मतलब शॉर्ट में है, क्रिस्प है, मतलब आपको कहीं ज्यादा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेज पे पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, सब पॉइंटर्स में आपको मिल जाएगा। हम एनबीए के बारे में देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, है ना। भारत में उच्च शिक्षा के तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख संस्था है। अब समझिए, देखिए एनबीए जो है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, ये तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए गुणवत्ता जो होती है यानी क्या, यानी उसको माप सके कि वो कितना बेहतर है। यानी जैसे अरे जैसे होता है ना कि जैसे 10th का एग्जाम हमारा होता है, क्यों होता है? हमारी जो सिलेबस के प्रति समझ है वो कितनी है, हमने कितना पढ़ा है उसको मापने के लिए होता है। तो वही राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो है वो दो चीजों पे काम करती है, एक तकनीकी और एक व्यावसायिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता किस स्तर पे है उसको मापने वाली एक संस्था है ना। यह नेशनल असेसमेंट, है ना, नेशनल असेसमेंट और एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के साथ मिलकर
उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। प्रत्यायन मतलब क्या होता है कि आप, तो देखिए प्रत्यायन का मतलब थोड़ा ये कठिन हिंदी शब्द है, लेकिन आपको समझना है कि प्रत्यायन मतलब कुछ ऐसा बड़ी बारी नहीं होता है। बस प्रत्यायन मतलब ये होता है कि उसकी गुणवत्ता जो है, उसकी जो मूल्यांकन की जो पैरामीटर्स हैं, है ना, उसके आधार पे उसका मूल्यांकन करना। ठीक है। नैक पूरे विश्वविद्यालय या कॉलेज का मूल्यांकन करता है। अब देखिए नैक जो है वो पूरे विश्वविद्यालय और कॉलेज का मूल्यांकन करता है। कौन करता है? नैक पूरे, यूनिवर्सल हो गया ये। वही एनबीए जो है केवल तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि का मूल्यांकन करता है। एनबीए का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करना है। अब देखिए होगा क्या, सवाल आपसे क्या पूछ देगा कि नैक और एनबीए दोनों में अंतर समझना है। नैक जो है, अब जैसे किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे होंगे, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, तो नैक रैंकिंग होता है कि ए प्लस, ए बी सी, इस तरीके का। तो पूरे विश्वविद्यालय और कॉलेजों का मूल्यांकन जो करता है वो नैक करता है। एनबीए जो है वो स्पेसिफिक, जैसे देखिए पूरा विश्वविद्यालय एक हो गया, उसको नैक करता है। अब उसमें एक सब कैटेगरी आ गई कि तकनीकी और व्यवसायिक को कौन करेगा, वो करेगा एनबीए करेगा। तकनीकी में कौन आ जाएगा, जैसे कि आईआईटी, है ना। व्यवसायिक में क्या आएगा, आईआईएम, है ना। और आईआईटी, सिर्फ आईआईटी नहीं, जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, एनआईटी, प्राइवेट डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरीके के, तो सब जो है वो एनबीए के तहत ही किया जाएगा। नेक्स्ट पूरे ओवरऑल विश्वविद्यालय को, पूरे जो भी कॉलेज है उसको, और एनबीए जो है तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मूल्यांकन करेगा। देखिए अब यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है। एनबीए की स्थापना 1994 में, 1994 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन द्वारा किया गया था, टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया गया था। ठीक है। यह 2010 में एक स्वायत्त ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में कार्य करता है। अब देखिए 1994 में स्थापना, 2010 में स्वायत्त बॉडी। और वहाँ पे ओपन स्कूलिंग में क्या था, 1986 में स्थापना, 1989 में स्वायत्त बॉडी। एनबीए तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्राम को मान्यता देता है, संस्थानों को नहीं। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि एनबीए जो है तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्राम को मान्य देता है, संस्थाओं को नहीं। यानी क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी तो एक ओवरऑल बहुत पूरा हो गया, उसके अंदर तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्राम को मान्यता कौन देगा, एनबीए देगा। उसका मूल्यांकन भी कौन करेगा, एनबीए करेगा। और पूरा ओवरऑल विश्वविद्यालय का मूल्यांकन कौन करेगा, वो करेगा, ऊपर हमने पढ़ा है उसको, वो नेक करेगा। या डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। अब आपसे ये पूछ देगा कि बताइए नेक जो है किसी विश्वविद्यालय का मूल्यांकन कर सकता है, यहीं पे पूछ देगा, तो आपको क्या जवाब देना है कि नहीं, वो प्रोग्राम का मूल्यांकन करता है, वो प्रोग्राम को मान्यता देता है, विश्वविद्यालय को नहीं, संस्थानों को नहीं। ठीक है। एनबीए जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है इसकी, है ना। और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो वॉलेंटरी होती है, स्वैच्छिक होती है, लेकिन गुणवत्ता के लिए आवश्यक मानी जाती है। बस आपको जो हम बता रहे हैं उसको याद रखना। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उद्देश्य यही है। ठीक है। शिक्षा का को उद्योग और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप बनाना, छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, संस्थानों को निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करना। अब चूंकि जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि सुधार, निरंतर सुधार। कार्य क्या है, वही चीजें सारे साथ बात आ रही है। तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्राम का मूल्यांकन करना, निर्धारित निर्धारित मानकों के आधार पर एक्रेडिशन करना, एक्रेडिशन देना, शिक्षा की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा करना, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना, संस्थानों को सुधार के लिए सुझाव देना। अब देखिए किन प्रोग्रामों को मान्यता दे सकता है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। इसका महत्व क्या है, यह सुनिश्चित करना कि प्रोग्राम निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं या उससे बेहतर हैं। छात्रों की डिग्री को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अब एनबीए उन प्रोग्रामों को मान्यता देता है जिसमें कम से कम 2 बैच पास हो चुके हो। ठीक है। एआईसीटीई के निर्देश दिया है कि संस्थानों को कम से कम 50% प्रोग्राम को एक्रेडिटेट कराना चाहिए। एक्रेडिटेशन गुणवत्ता आश्वासन और सुधार के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। ये सब ऊपर की बातें हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए अब ये सब हो गया, अब नीचे आते हैं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। राज्य मुक्त, सॉरी राष्ट्रीय हम बोल दिया था क्या, राज्य मुक्त, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत मतलब डिसबाइलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी मतलब लो फील कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा मेरे टीचिंग स्टाइल से भी, लेकिन ठीक है। ये मेरा प्रयास है कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिले, जिससे कि आप आसानी से जो हम हमारा एग्जाम होने वाला है जून लास्ट में, उसको हम करेक्ट कर ले। बस आपको सपोर्ट करना है कि आप सब्सक्राइब तो कर ही ले, वीडियो देख रहे तो सब्सक्राइब तो कर ले, और लाइक कर दे, आप अपने साथियों को भेज दे, कुछ सुझाव हो तो दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये वो विश्वविद्यालय होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, सामान्य बात है। इसका मुख्य उद्देश्य ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना होता है। यह विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे नौकरी पेशा लोग, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र या अन्य बाधाओं से ग्रस्त शिक्षार्थी। ये विश्वविद्यालय सिंगल मोड संस्थान होते हैं, अर्थात ये केवल डिस्टेंस मोड से ही शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षा को अधिक सुलभ व लचीला बनाते हैं। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह मुक्त ओपन, वही ऊपर की बातें हैं, उसको पॉइंटर में आ गया है, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से दिया जाता है। सिंगल मोड इंस्टीट्यूट होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सुलभ और लचीला बनाना होता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं, है ना, वही ड्रॉप आउट वगैरह है। सीनियर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीनियर अकादमिक विशेषज्ञों की शामिल किया जाता है। सही वर्गों तक उद्देश्य क्या है, उच्च उच्च शिक्षा की पहुंच, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना। अब देखिए पहला कौन है राज्य में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन स्कूल, 1982 हैदराबाद। ये पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, पहला ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल है, पहला। पहला है ना, यही पूछ देगा पहला कौन सा है, तो वहाँ इग्नू नहीं बोलना है ना। पहला कौन है तो वो होगा, ये हो जाएगा 1982 में। इग्नू क्या है, वो 1985 में है ना। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, स्थापना कितना है, 1987, कोटा राजस्थान। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, 1987, पटना बिहार, है ना। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, 1989, नासिक महाराष्ट्र। इसे आपको याद नहीं रखना है, पहला याद रखना है बस, है ना। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, 1991, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो लगभग आपको लगता है कि 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो ज़्यादा पढ़ने की मतलब हम तो मतलब बहुत शॉर्ट में बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास है मेरा। जो कंटेंट को एक एक घंटा में देता है आपको, हम 20 मिनट 15 मिनट में दे देते हैं, तो बस वही है कि बस कंटेंट का महत्व को समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन की आपको एक वीडियो मिल जाए, 20 मिनट का ही, 25 मिनट का ही, ज़्यादा समय का भी नहीं, जिससे कि आपको भी आसानी हो उसको समझने का। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नोट्स मिल जाएगा एग्जाम से पहले। और बाकी हम इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी इसको समाप्त करेंगे, फिर हम पीवाईक्यू के माध्यम से और इसको जितने हमने पढ़ाई की है उसको समझेंगे। मैं आपसे भी ये करता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपको करना चाहिए, तो पीवाईक्यू किसी भी ईयर का उठाइए और सवाल बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप मुझे बताएं, हर एक सवाल बनेगा, क्योंकि ये कंटेंट हमने कई किताबों को मर्ज करके बनाई है। हमारे जो प्रीवियस नोट्स हैं, जो हमको यूट्यूब पे मिलता है, जो गूगल पे मिलता है, एआई के माध्यम से हमने इसको और इसको क्रिस्प बनाया है। ये मैं ये नहीं बताता हूँ कि सब मेरा है, मतलब मैंने जहाँ से भी मुझे लगा कि आसान भाषा में आसान तरीके से आपको तक लाया जा सकता है, मैं वहाँ वहाँ से आपके लिए सारा कुछ लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो और हमें भी ये चीज़ आपको पढ़ाने में समझाने में आसानी हो, कि हम बहुत बड़ा बोझ लेके नहीं चल रहे हैं, छोटी छोटी मतलब एक क्रिस्प टू द पॉइंट लेके आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा पढ़ने ज़्यादा वो सारा पैराग्राफ और पेज पे पेज पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, बस आप सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, जिससे कि हमको आसानी हो आप तक पहुंचने में, मोटिवेशन मिलता रहे। और बस इसी तरीके से वीडियो आता रहे, और आप अच्छा सफल वर्क कीजिए, वो करेंगे ही, क्योंकि अगर आप फॉलो करते हैं इस पूरे वीडियो को तो सफलता आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।